नमस्कार, हुम्बल टीवी भारत में आपके स्वागत। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें प्रदेश और देश दोनों के लिए बड़ी क्षति है और बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर सभी जिलों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओवर स्पीड, नशे में ड्राइविंग और सड़कों पर स्टंटबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बार बार चालन होने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई और फिटनेस वाली बसों में संचालन और चालकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण निर्देश भी दिए गए। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता बढ़ाई जाए और लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाए और प्रदेश के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उनके समयबद्ध समाधान के भी निर्देश दिए गए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मोहन यादव लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अर्पणा यादव के आवास पहुंचकर दिवंगत प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। और मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम करीब 6 बजे अर्पणा यादव के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने भी परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। और शोक के माहौल के बीच कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां परिवार से मिलने पहुंच रही है। स्वर्गीय प्रतीक यादव जी के निधन पर हमारी सांसद अपर्णा जी के परिवार में मध्य प्रदेश से चलकर संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। बाबा महाकाल से कामना करूँगा कि वो प्रतीक जी को मोक्ष प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। बाबा महाकाल सब पे कृपा करे। ओम शांति। केरल की राजनीति में बड़ी खबर सामने आ रही है। राजीव चंद्रशेखर ने पहली बार विधायक के रूप में शपथ लेने से पहले बड़ा बयान दिया है। तिरुवनंतपुरम में बसपा के निर्वाचित विधायक और प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि उन्हें 3 बार संसद के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला, लेकिन आज पहली बार विधायक के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि केरल के लोगों ने उन पर भरोसा जताया है और वे जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। और राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि बसपा के तीनों विधायक मिलकर केरल के लोगों की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। और राजनीतिक जानकार इससे केरल में बसपा के बढ़ते जनाधार के तौर पर देख रहे हैं। No, I have had the opportunity of being sworn in and taking the oath 3 times in Parliament. This is the first time as an MLA. I look forward to it. It's an incredible opportunity given to me by the people of Kerala. To all 3 of us, 30 lakh Malayalis have supported us in these elections, and we promise them that we will not let them down. We will be their voice through tough times and good times. We will be their voice in Assembly. And outside the Assembly, the BJP, as always, will stand for the people and will stand for solving people's problems. So tomorrow the speakers issue. So who will be the speakers of the BJP? We are, for the first time in the history of Kerala, BJP NDA will have a speaker candidate, and Shri Gopakumar, our MLA from Chatanur, a very, very tall leader from Kollam, will be our candidate. And both me and V. Muralidharan ji will propose him, and he will be our candidate. And this is the first time in Kerala's political history that the BJP NDA will field a speaker candidate. So 3 is not a short number, but in the assembly itself, 3 is a very short number. So have you... It's not a question of 3. There are 30 lakh Malayalis who are behind these 3 MLAs. 30 lakh Malayalis have sent these 3 MLAs to assembly.
and they represent a formidable voice, and they want a future Kerala, and we will fight for that. We will struggle for that, and we will do everything in our power for their dreams and their wishes. दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक पहले से तय थी और राहुल गांधी के बयान की वजह से प्रधानमंत्री को कोई विशेष बैठक बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के देश में राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और आज की कांग्रेस आज़ादी के समय वाली कांग्रेस नहीं रह गई। और गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी अब माओवादी और मुस्लिम कांग्रेस बन गई है। और कांग्रेस केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है और लेकिन देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करती है। और गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी की भाषा पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हर संकट में देश के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये पहले से तय है। कोई राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री जी कोई बैठक बुलाते हैं, ऐसा मत सोचिए। ये मंत्रिपरिषद की बैठक है, शुरू से होते रहता है और उसी संदर्भ में ये बैठक है। राहुल गांधी को क्या कहा जाए, राहुल गांधी की जमीन पैर के तले खिसक चुकी है देश के अंदर और अब वो कांग्रेस रहा नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय था। अब ये माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बन गया। ये केवल चाहे बांग्लादेशी मुसलमान क्यों ना हो, उसी की बात। और मोदी जी को जितना गाली इनकी मां ने कहा, हत्यारा कहा, खून का सौदागर कहा, इन लोगों ने क्या नहीं कहा, नाली का कीड़ा कहा, जितनी गालियां देंगे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को उतना अधिक प्यार करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। और ये अभी तक शायद ध्यान बटाने के लिए जो 11 करोड़ की आमदनी, 60 करोड़ का विदेश यात्रा, किस अय्याशी में गए ये तो बताएं, कौन टिकट कटाया ये तो बताएं। ये नहीं बताएंगे और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, बेल पर हैं। और मोदी जी के लिए जो भाषा निकाला वो भाषा कोई एलओपी का नहीं हो सकता। मोदी जी हर संकट में देश के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहे। तमिलनाडु की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोयम्बटूर में बसपा नेता तिली लीसाई सुंदरराजन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास जश्न मनाने के लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ जीत उनकी अपनी जीत नहीं कही जा सकती। तिमी लीसाई सुंदरराजन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने उस गठबंधन की पीठ पर छुरा घोंपा है जो पिछले 20 वर्षों से उसके साथ था। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपनी खराब शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि देश के अधिकांश राज्यों में जनता ने उससे नकार दिया है। और बसपा नेता ने कहा है कि तमिलनाडु में कांग्रेस को सीधे जनसमर्थन नहीं मिला है और यहाँ पीछे के दरवाजे से मिली जीत है। और उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस आखिर किस बात का जश्न मना रही है। इस बयान के बाद तमिलनाडु की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है।
For Congress, nothing to celebrate. I don't know how they can celebrate because the victory is not their own victory. And Vijay told Tiya Sakti, and then aligned with the Tiya Sakti only and with the voters of Tiya Sakti also, they have won. So it is not a straight victory. And they have backstabbed the alliance which was supporting them for more than 20 years. And the Congress is so power hunger. Even when the Rajiv Gandhi, Honorable Rajiv Gandhi's assassins were appreciated by the then Chief Minister, they did not oppose at all. So their only aim is to stick to power. And even before the elections, they wanted share in power. So this is pure power hunger and backstabbing the alliance partners who were supporting them. So nothing to celebrate. And their presence will not bring credit to Vijay's ministry, because Congress is known for their corruption charges, Congress is known for their misgovernance, and Congress is known for their groupism, and they are not bothered about the people, so they have been rejected in most of the states. Then how they can be accepted in Tamil Nadu? So it is a backdoor entry, nothing to appreciate. उत्तर प्रदेश से शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिनेश शर्मा ने राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य किए जाने के फैसले का समर्थन किया है। यह फैसला आनंद दिवेन पटेल द्वारा लिया गया है। बसपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र एक समान दिखे और दूर से ही पहचान हो सके कि वे किस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। यहाँ एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारात्मक कार्यक्रम लागू किए हैं और अब उत्तर प्रदेश शैक्षिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका है। हालांकि उन्होंने यहाँ भी कहा है कि सभी पक्षों की सामूहिक सहमति से अलग अलग स्थानों में ड्रेस कोड तय किया जाए तो यहाँ और बेहतर होगा। इस फैसले को लेकर शिक्षा जगत और छात्र संगठनों में चर्चा तेज हो गई है। यूनिफॉर्म में नजर आएंगे? नहीं, पहले से भी इस प्रकार की चर्चा कई बार हुई है और तब विश्वविद्यालयों ने अपनी ऑटोनॉमी को लेके कि वो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, पक्ष और विपक्ष में अपने विचार पहले भी दिए हैं। बहुत सारे विश्व में अधिकांश जगहों पर ड्रेस कोड लागू भी है और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठन की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनके छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि ड्रेस के संदर्भ में जरूर एक समिति बनाकर वाइस चांसलर के साथ में बैठकर कोई और सुधारात्मक नीति का प्रतिपादन होगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते ही उनको लग जाए कि ये इस विश्वविद्यालय के हैं, तो ये भी अच्छी बात हो सकती है। अब इस पे तो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स का और वहाँ के शिक्षक का और उनकी एक आम राय होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा में जिस प्रकार के सुधार के कार्यक्रम किए गए हैं वर्तमान सरकार में, जब मैं उप मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग था तो उन्होंने 4 चीज़ों पर लेकर कार्य किया था कि गुणवत्तापरक शिक्षा हो और तनाव मुक्त विद्यार्थी हो, सुखी मन शिक्षक हो और नकल विहीन परीक्षा हो। और इन चारों बिंदुओं पर बहुत बेहतर कार्य हुआ था। तो सुखी मन शिक्षक का मतलब था कि उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और तमाम प्रकार की चीज़ों पर उनका निस्तारण हो। एक विषय ये भी आया था कि 65 वर्ष की आयु क्या हो सकती, इस पर भी एक चिंतन मनन हुआ था, जैसा यूजीसी के दिशा निर्देश हैं, तो इस पर भी एक विचार हुआ था। उनकी ग्रेच्युटी, उनके फंड्स, सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको 7वां वेतन दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नकलविहीन परीक्षा के लिए जो हमारा एक नियम बना, तो वो पूरे भारत में उसको अडॉप्ट करा जाए, ऐसा माननीय न्यायालयों के निर्णयों में उसको वर्णित किया गया। तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश अब शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है और ये एक
अच्छा वो है कि सबके साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार पर अलग अलग ड्रेस कोड हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। संजय सरावागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की चिंता रहती है। वे लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार बसपा अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस स्तर की भाषा का बयान दे रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि उनके पास देश को लेकर कोई गंभीर सोच नहीं है। और संजय सरावागी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं है और अब देश में लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। और बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। बराबर माननीय मंत्रियों की बैठक करते हैं और उनके कामकाज की भी समीक्षा करते हैं, किस विभाग में कैसा काम चल रहा है कैसा। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की चिंता रहती है और कैसे भारत आगे बढ़े इसकी चिंता रहती है, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, आर्थिक महाशक्ति हो, चाहे आम जनता की चिंता। ये समय समय पर वो सभी की समीक्षा भी करते हैं और माननीय मंत्री जी से मिलकर उनके भी सुझाव लेते हैं तो फिर अपना भी दिशा निर्देश देते हैं। इसी संदर्भ में आज भी उन्होंने माननीय मंत्रियों को बुलाया है। राहुल गांधी ने मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी पैकेट देने को लेकर पीएम पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसान मजदूर व्यापारी परेशान है और प्रधानमंत्री रेल बनाने में देखिए, जिस स्तर पर राहुल गांधी जाके बयान दे रहे हैं साफ लगता है उनको देश के प्रति कोई सोच नहीं है, या मतलब जितना नीचे स्तर पर गिर के उनका बयान आ रहा है स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उनको या तो ज्ञान का अभाव है। कल ही उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था कि जैसे दुश्मन देश जिस तरह की भाषा उपयोग करते हैं अपने देश, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, वैसा वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए राहुल गांधी जी को कोई अब गंभीरता से नहीं लेता है। कभी कभी तो लोग उनको पप्पू कहते हैं, कभी चप्पू कहते हैं, अब क्या कहते हैं वो तो वो समझे, लेकिन उनका स्तर जो है बहुत गिर चुका है और ऐसा कहीं से भी परिलक्षित नहीं होता कि एक लोकसभा में विपक्ष का नेता बोल रहा है या तो उनको देश की भी कोई जानकारी नहीं है, या विदेशों में भी जब माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं उनकी एक ही चिंता रहती है कि कैसे। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा सरकार के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हुसैनगंज थाने में तहरीर दी है और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अपमान का आरोप लगाया है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिनेश प्रताप सिंह ने गांधी परिवार और राहुल गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आरोप है कि उन्होंने गांधी परिवार की पीढ़ियों को गद्दार कहा है और कांग्रेसी कार्यकर्ता नितंत समेत कई नेताओं ने हुसैनगंज थाने पहुंचकर मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की और मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा नेता तरुण चुग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व यूपीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। तरुण चुग ने कहा है कि जब यूपीए की सरकार थी तब इटली से भारत को घोटाले और भ्रष्टाचार मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में 3600 करोड़ रुपए की लूट और कई घोटाले सामने आए। बसपा नेता ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इटली के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां इटली से भ्रष्टाचार लेकर आई थी वही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वैश्विक साझेदारी और सम्मान दिलाया है। और तरुण चुग ने दावा किया है कि आज दुनिया के बड़े देश भारत की ओर झुक रहे हैं
और भारत की वैश्विक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। राहुल जी, जब आपकी यूपीए की सरकार थी तब इटली से भारत को मिला क्या था? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 3600 करोड़ की लूट, इतावली, बचौलिए और कांग्रेस की दलाली। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी इटली के साथ भारत ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। कांग्रेस इटली से स्कैम लेकर आई थी, भ्रष्टाचार लेकर आई थी। मोदी जी ने भारत को इटली की साझेदारी दी है। फर्क साफ है। एक जमाने में इसी इटली का नाम सुनते कांग्रेस के नेताओं पर माथे पर पसीना आता था। राहुल जी, क्रिस्टियन माइकल याद है या भूल गए? आज उसी इटली के साथ भारत ने 1700 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा है। सेमीकंडक्टर, रक्षा, कृषि, शिक्षा और खनिज क्षेत्र में समझौते हुए। राहुल जी, पेरिस हो, बर्लिन हो, लंदन हो या अब रोम या दुनिया का हर बड़ा देश या हर महाद्वीप भारत की तरफ झुका है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। ए श्रीनिवास ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत प्रक्रिया 14-15 जून से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगी, जबकि अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर तक किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और अधिकारियों ने मतदाताओं से समय पर फॉर्म भरकर जमा करने की अपील की है। ए श्रीनिवास ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग गणना प्रपत्र वापस नहीं करेंगे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। निर्वाचन विभाग इस अभियान को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, हाउस टू हाउस शेड्यूल जो है हमारे पास 15 जून से शुरू है और 14 जुलाई तक है और फाइनल पब्लिकेशन जो है 22 सितंबर तक चलेगा। बीएलओस घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए जाएंगे। डुप्लीकेट में एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वो वापस लेंगे और एक रिसीट करके उनको देंगे और जहां पर भी एन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं आते हैं उनका इलेक्टोरल लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा। प्री मैपिंग ये एक्सरसाइज ये है कि 2024 का वोटर लिस्ट और 2002 के साथ मैपिंग हुआ है। उसमें अर्बन एरियाज में देखा जाएगा तो परसेंटेज थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ राइजिंग इन पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन एंड थोड़ा बहुत एक्सेस टू दी गेटेड कम्युनिटीज़ एंड जितना रूरल एरियाज में गए हम उतना परसेंटेज फतेहाबाद में अराउंड 85-86% भी देखने को मिला है। बट प्री मैपिंग इज जस्ट एन एक्सरसाइज टू जो बीएलओ को हेल्प करने के लिए, बट जो हाउस टू हाउस दोबारा 100% हाउस कवरेज उनको बीएलओ करना पड़ेगा एंड ये प्री मैपिंग एक्सरसाइज जस्ट टू फैसिलिटेट हिम, दैट्स ऑल। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होगा बिकॉज क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेज भी है और एन्यूमरेशन फॉर्म्स आपके पास भी आएंगे, आप फिल करके देंगे और सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। वी हैव गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू डिप्टी कमिश्नर्स एंड बाय चांस भी आपके पास कुछ नाम छूट भी गया है, यू हैव शेड्यूल में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का भी प्रावधान दिया गया है और ईआरओ लेवल पे भी होगा और उसके बाद सीओ लेवल पे, मेरे लेवल पे भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मेरा सभी लोगों का यही अपील है कि बीएलओ जब भी आपके पास आए एन्यूमरेशन फॉर्म्स लें और एन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल करें ठीक तरह से और सिग्नेचर फॉर एग्जांपल बच्चे घर भी ना भी हो, कहीं और पढ़ रहे भी हों, घर के जो हेड हैं वो भी साइन करके एन्यूमरेशन फॉर्म्स दे सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये इंश्योर करें कि एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके बीएलओ को वापस देने के कष्ट करें।